नया टर्म आया मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब हुआ हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। जैसे जैसे मान लो आप मेरे सामने खड़े हो, मैं एक थर्मोकोल का टुकड़ा लेता हूं और पेपर को रख करके छोटा सा बॉल बनाता हूं जिसका मास हार्डली 5 ग्राम्स होगा या 10 ग्राम्स होगा। उसको हम 20 मीटर पर सेकेंड में आप पे फेंकते हैं, आपको लगेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। आप कहोगे हाँ सर मर्द को दर्द नहीं होता। अरे उसलिए नहीं क्योंकि उसका मास कम है। वेलोसिटी चाहे जितना भी हो वो फोर्सफुल नहीं। अगर मैं एक 2 केजी का पत्थर लेता और इसको 2 मीटर पर सेकेंड में भी फेंक देता तो शायद ये आपको जोर से लगता है कि नहीं। तो कितना जोर से कोई चीज आपको लगेगा वो किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना जोर से आ रहा है और कितना मासिव है वो बड़ी, है ना। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप कहोगे सर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को क्यों कहते हैं, व्हाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आई विल से अदरवाइज, momentum is not equal to mass and velocity, rather the product of mass and velocity is called momentum, उसका नाम है momentum। तो क्या कहेंगे, momentum of a body is given by, when I say given by and when I say defined as are two different things. You are not defining momentum. How momentum is given by? It is given by product of mass and velocity. Mass and velocity of the body. ये मोमेंटम एक वेक्टर है। कैसे लिखते हैं इसको, मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियस है उसका यूनिट क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ पी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ पी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ भी, सेम एज डायरेक्शन ऑफ भी, same as the direction of v। मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में मोमेंटम उसी डायरेक्शन में मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा चीज है। अच्छा हाँ, कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मास इनटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू स्पीड। डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। For a system of masses in motion, total momentum is vector sum of momentums of individual masses। इंडिविजुअल मास का मोमेंटम का वेक्टर सम। अगर हम कहेंगे कोई एक सिस्टम में ढेर सारा मासेस है, ये कोई एक मास ऐसा मूव कर रहा है, ये कोई एक मास ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम इज ए वेक्टर which is vector sum of momentum of the first particle, momentum of the second particle, momentum of the third particle and so on। momentum of the first particle क्या है, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3
3 एंड सो ऑन। लेकिन आपको मालूम है एंड दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ mi vi, है ना, समेशन ऑफ mi vi। लेकिन पहले से आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi। तो mi vi क्या हो गया, समेशन ऑफ mi इंटू इसको इधर ले आओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हर चीज में स्वाग है। बुक में मोमेंटम पढ़ोगे सिंपल सा चीज है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे राज छुपे हुए हैं, आप सरप्राइज हो जाओगे। और क्योंकि आप कोई बड़ी ऑब्जेक्टिव लेके मेरे पास पढ़ रहे हो, तो मेरे काम है आपको सारा चीजों से, सारा डायरेक्शन से एक्सपोज करवाए, ये नॉलेज को आपके सामने प्रॉपर्ली प्रेजेंट करें। तो मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस दैट एवरीवन नोज, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम मतलब सबका मोमेंटम जोड़ दो, या तो सबका मोमेंटम निकाल के जोड़ दो, या फिर इट इज प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास। समेशन ऑफ mi क्या है, टोटल मास मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेना चाहेंगे। सपोजिंग आप कहोगे कि ये कोई एक मास है 2 kg का, जो इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। इधर कोई एक मास है से 4 kg का, जो इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड में। तो आपको कोई पूछेगा बताओ टोटल मोमेंटम क्या है, हाँ एड देम ऑल, तो आप कहोगे टोटल मोमेंटम कितना सिंपल है, इट इज 2 इंटू, आई टेक कन्वेंशनल एक्स एंड वाई एक्सिस। इधर को होने से हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप प्लस 4 इंटू -1 आई कैप, है ना। तो ये हो गया 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। So simple. Go for this second case. Here is a 3 kg mass, say moving with 3 kg mass moving with 2 meter per second, and here is a 2 kg mass moving with 4 मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम निकालना है भैया। टोटल मोमेंटम तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, ये 4 मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या कहोगे, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आई कैप, क्योंकि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्लस 2 इंटू 4j कैप, that is 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, टोटल मोमेंटम। अच्छा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर होल ओवर 10 kg मीटर पर सेकेंड, coming out to be 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो टोटल मोमेंटम निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द वेक्टर सम। दिया रहेगा दो ठो मास का मोमेंटम दिया हुआ है, टोटल मोमेंटम बोलोगे, नहीं बोल सकते जब तक उनका डायरेक्शन नहीं बोलोगे, हम भी नहीं बोल सकते। सो इट डिपेंड्स ऑन द वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम, मतलब हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम का डायरेक्शन जानना जरूरी है।
here is a disc and it is being hinged at the center, यूनिफॉर्म डिस्क है ऐसा, ठीक है। अब ये डिस्क घूम सकता है, the disc can rotate and rotating also, this is the center of the disc। अब इसका रेडियस दिया गया है r, रेडियस दिया गया है r। A uniform disc is rotating about its center, ठीक है। What is its momentum, हमारे कितना जोर से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ दिया नहीं है। डोंट वरी, will not be required। I can consider the disk as a combination of number of small masses। I can consider a mass here which is moving when the disk is rotating, it is moving like this। I can consider a mass here which is moving in this direction। अगर मैं दो ठो बराबर साइज के मास को देखता हूं बराबर डिस्टेंस पे, तो ये जितना स्पीड में घूम रहा होगा ये उतने स्पीड में घूम रहा होगा, इसका जितना मोमेंटम होगा इसका उतना ही मोमेंटम होगा, बट दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। टोटल मोमेंटम क्या होगा, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, यदि दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, व्हेन यू ऐड टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, दोनों को जोड़ोगे रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0। तो इन दोनों को मिलके मोमेंटम बन गया 0। सिमिलरली आप किसी भी पार्टिकल के ले लो, उसके अपोजिट में दूसरा पार्टिकल आएगा जो उसका मोमेंटम को 0 कर लेगा, हर एक दूसरे का मोमेंटम को 0 कर लेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये तो था एक तरीके का सोचना। दूसरा तरीके का सोचना है कि टोटल मोमेंटम इज टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, हियर, एंड इट इज नॉट मूविंग। तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो आप कहोगे टोटल मोमेंटम इज 0। समझ में आ रहा है क्या? तो यू कैन सी द टोटल मोमेंटम इन different way by finding individual momentum and adding them vectorially, or by multiplying total mass of the system to the velocity of center of mass। ठीक है, अब ये हमें 3 एग्जाम्पल समझ में आए हाउ टू फाइंड द टोटल मोमेंटम। पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 3 हो गया है, अभी नोट पॉइंट नंबर 4 में हम लोग जा रहे हैं। नोट पॉइंट नंबर 4 में मैं नोट पॉइंट नंबर 2 गया था, नोट पॉइंट नंबर 3 है। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास m मूविंग विथ स्पीड v इज क्या होता है, हाफ mv²। वेयर आप कहोगे v क्या है, स्पीड, और ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई मास इधर जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी इधर जाएगा, सेम काइनेटिक एनर्जी, बट मोमेंटम्स आर डिफरेंट। मोमेंटम्स आर डिफरेंट कहने का मतलब हुआ P1 is not equal to P2, but Ke1 is equal to K2 because it is P is वेक्टर, P क्या है, मोमेंटम,
and because K is scalar। और ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कर लिया। नाउ आप कहोगे जो फॉर ए rigid body in translatory motion। अब ये चीज क्या है, ट्रांसलेशन जानते थे, ये ट्रांसलेटरी मोशन मींस लीनियर मोशन। कोई बॉडी ऐसे मूव कर, लीनियर मोशन बोलना गलत होगा, ट्रांसलेटरी मोशन मींस कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। कब कहेंगे, अगर किसी भी समय में उसका हर एक पॉइंट का स्पीड वेलोसिटी बराबर है, किसी भी पॉइंट में उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो हम इसको कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। बराबर नहीं तो कहेंगे रोटेटरी मोशन। समझ में आया, रोटेटरी मतलब घूम रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट is same at any particular instant or at instant of concern, instant of concern for a body in, for a rigid body in translatory motion। अब रिजिड बॉडी किसको कहेंगे, अगर कोई बॉडी के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, बदल नहीं रहा है। ये पेन को मैं कैसे भी फेंकूं, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा, ये घूमे आगे जाए, कैसे भी फेंक दूं, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड, सो इट इज रिजिड बॉडी। अगर ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया, मतलब स्प्रिंग जैसे ये कंप्रेस हो रहा है या एलोंगेट हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। ध्यान रखना, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² है। आप चाहो तो इसको m² v² m लिख सकते हो। अब m² v² हो गया, mv का स्क्वायर और mv होता है मोमेंटम, सो इट इज p²/2m बिकॉज p इक्वल टू mv। ये फॉर्मूला आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, हर एक बुक में मिल जाएगा, लेकिन कंडीशंस नहीं मिलेंगे। बॉडी मस्ट बी रिजिड एंड इट मस्ट बी इन ट्रांसलेटरी मोशन, इन ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, बॉडी रिजिड होना चाहिए और ट्रांसलेटरी मोशन में होना चाहिए। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक मास मूव कर रहा है कुछ भी वेलोसिटी में, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैन बी p²/2m। लेकिन अगर कोई बॉडी घूम रहा है, सोचो ऐसे, अगर ये घूम रहा है तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम क्या है, 0। अब आप नहीं कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट का कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिलके कितना हुआ, इसका हाफ mv², इसका हाफ mv² मिल गया, तो हो गया mv²। जबकि मोमेंटम इसका mv और इसका ऑपोजिट mv मिलके हो गया 0। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m इसके लिए नहीं है, जबकि इसके लिए है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज p²/2m। इफ इट इज इन रोटेटरी
you cannot write kinetic energy as p square by 2m। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे नंबर 4 समझ में आएगा। इन each of following cases, in each of following cases find total momentum, total kinetic energy and check if total kinetic energy is equal to total momentum का स्क्वायर बाय 2m। हम कुछ केस दे रहे हैं, हर एक केस में आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, टोटल मोमेंटम निकालना है और देखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल मोमेंटम दोनों इस फॉर्मूले से बंधे हुए हैं क्या। ठीक, पहला हुआ here is a block say mass m moving with velocity v, here is a block mass m moving with velocity v। ठीक है, now तो दूसरा केस, here is a block mass m moving with velocity v, here is a block m moving with velocity v। सॉल्यूशन, पहला केस में टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? टोटल मोमेंटम तो वेक्टर है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, ये इधर को है, हम लोग ऐसे यूजुअली एक्स एक्सिस लेते हैं तो एम भी आई कैप और इसका प्लस एम माइनस भी आई कैप मिलके क्या हुआ? 0। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये हाफ एम वी स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ओहो, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। इसका काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में? अरे अगर इसका काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन नहीं है तो इसका कहां से आएगा? हाँ, तो इसका भी हाफ एम वी स्क्वायर, जोड़ो तो क्या हुआ? एम वी स्क्वायर। क्या हम देख रहे हैं टोटल मोमेंटम 0 है, टोटल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, क्या ये रिलेशन वैलिड हो रहा है? सो आप कहोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू टोटल मोमेंटम का स्क्वायर, टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। ऐसा क्यों हुआ? हम टोटल मतलब ये पूरे का निकाले, पूरा मतलब एक सिस्टम, सिस्टम में ये दोनों पार्टिकल, क्या है दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? नहीं, पास आ रहे हैं, तो क्या ये सिस्टम रिजिड है? नहीं है, तो आप कहोगे एप्लीकेबल नहीं हुआ, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट फॉर द सिस्टम, इसीलिए फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। मैं स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिया था, फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन, for a rigid body in translatory motion you say the formula is applicable। तो क्या लिखेंगे? here formula k is equal to p square by 2m is not applicable, not applicable because system is not rigid, distance between two particles is changing। ये दोनों पास है, समझ में आ रहा? एकदम गहराई तक जाके बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना उसको। बीट नंबर 2, बीट नंबर 2 में क्या हम ये सिस्टम को रिजिड मान सकते हैं?
क्या किसी भी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट है? हाँ है, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए ये एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा। चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे कि सेकेंड केस में टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू इसका एम भी मिल गया, एम भी आई कैप बन गया 2mv आई कैप, है ना? कितना इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। हाँ अच्छा, व्हाट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी? इसका काइनेटिक एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी मिलके हो गया mv²। क्या ये फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे? निकाल के देखते हैं, यहां पर। तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज P टोटल का स्क्वायर बाय 2 इंटू टोटल मास? P टोटल कितना है? 2mv का स्क्वायर बाय 2 इंटू टोटल मास कितना है? ये bm मिलके हो गए 2m। तो ऊपर कितना आया? 4m² v² बाय 4m, इट इज कमिंग mv² which is same as total kinetic energy। कैसा कैसा मैजिक छुपा हुआ है न्यूटन्स लॉ में। अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। न्यूटन्स लॉ जो ढंग से पढ़े उनको तो बहुत कुछ फायदा है, हनुमान चालीसा की तरह, लेकिन ढंग से समझना। तो यहां पर हम क्या देखें कि टोटल काइनेटिक एनर्जी K टोटल इज इक्वल टू P टोटल का स्क्वायर बाय 2m। व्हाई? बिकॉज सिस्टम इज बिहेविंग एज ए रिजिड बॉडी। व्हाई रिजिड बॉडी? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, और इसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। मेरे ख्याल से इतना सारा समझदारी के बाद आप ये क्वेश्चन तो पक्का बता सकते हो कि अगर इनमें से कौन कौन सा केस में, इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग केसेस, काइनेटिक एनर्जी टोटल इज टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। केस दे रहा हूं बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में हम क्या देखें? बिट नंबर 1 में हम देखें, क्या देखें? अब देखे ही नहीं है, अब देखेंगे। क्या देखेंगे? यहां पर कोई ब्लॉक है 3 kg का, ठीक है। यहां पर कोई ब्लॉक है 2 kg का, और चलो मान लेते हैं कि ये 3 kg है, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 kg है, मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या ऐसा केस में होगा क्या? टोटल मोमेंटम टोटल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होंगे क्या? m टोटल होगा क्या? सोचना है। दूसरे केस, ये कोई एक मास m है, v वेलोसिटी में जा रहा है। ये कोई एक मास m है, वो भी v वेलोसिटी में जा रहा है। इनमें से कौन कौन सा केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2 इंटू m टोटल? क्या लग रहा है आपको? कौन सा केस में ये रिजिड बॉडी जैसे बिहेव कर रहा है? देखो तो इसमें तो दोनों अलग अलग स्पीड में जा रहे हैं। आप निकाल के देखोगे, क्यों देखोगे? सिस्टम इज नॉट बिहेविंग एज ए रिजिड बॉडी। इस केस में नहीं होगा। इस केस में ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है। तो आंसर हुआ इन नॉन ऑफ द केसेस,
इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ये पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा, नन। इन नन ऑफ द केसेस काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर रिलेटेड बाय द familiar relation, popular relation. Now let's see what is change in momentum. Change in momentum इसको आप पॉइंट नंबर 5 बोल सकते हो। Change in momentum of a body is given by delta p, that is equal to final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum। ध्यान रहे फिजिक्स में चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो वेक्टर है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इट वाज a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। बचपन में पढ़ चुके हैं हम लोग। और क्या पढ़े, अगर a एक वेक्टर है, इससे माइनस करेंगे कोई एक वेक्टर b को माइनस करेंगे, ये b है, तो इट इज सेम एज a के साथ माइनस b को जोड़ो, ये b है, ये माइनस b है, ये a है, तो ये वेक्टर बन गया a माइनस b। ये सब चीज हम लोग वेक्टर की बहाने बचपन में पढ़ चुके हैं। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना कोई बड़ी चीज तो है नहीं। चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, ये है अगर केजी मीटर पर सेकेंड, ये है केजी मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर माइनस 5 मीटर जो भी हो, यूनिट तो होगा मीटर, तो ये होगा केजी मीटर पर सेकेंड। वेक्टर ही किसका ला, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर को ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, वेक्टर ही बनता है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और आपको लग रहा होगा कि चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, आप कहोगे कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम का डिफरेंस है। मैं बता दूं आपको, ना ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना मास के ऊपर डिपेंड करता है, ना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा सरप्राइजिंग क्वांटिटी है। आपको विश्वास नहीं होगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनली क्या मोमेंटम है, इनिशियली क्या मोमेंटम था, दोनों का डिफरेंस मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस, जिसको किसी भी बुक ने नहीं लिखा है। मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम डज नॉट डिपेंड। हम करवा के दिखा देंगे आपको। आई विल टेक हंड्रेड्स ऑफ केसेस, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल केस। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक है वही तो न्यूटन सेकंड लॉ है, वही न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ को जिस रूप में आप समझे हो वो गलत है, या फिर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। गलत तो नहीं बोलेंगे, क्या समझे हो मालूम नहीं। जैसे फर्स्ट लॉ को जो समझे थे वो नहीं था। अब न्यूटन सेकंड लॉ को हम पूछेंगे, भाई कहीं तुम हो तो नहीं, कैसे, चलो समझते हैं। पहले हमें कुछ एग्जांपल लेना है। अब हमें देखना है चेंज इन मोमेंटम में कुछ केसेस देना चाहता हूं, केसेस देना चाहता हूं। सपोज आई से हियर इज ए बॉल से ऑफ 2 kg वाज मूविंग विथ 8 मीटर पर सेकेंड, और रास्ते में क्या हुआ, जाते जाते किसी एक वॉल के साथ टकराया, टकरा के इधर चले गया। कितने स्पीड में, से 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर है, ये पूछा। चलो देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जितना मालूम है वैसे करेंगे। कितना मालूम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चलो 2 kg ठोक के जाएगा तो 2 kg रहेगा ना, 20 kg थोड़ी बन जाएगा, 2 kg ही रहेगा। अब हम ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये ले लेते हैं वाई एक्सिस। क्या आप मुझे फाइनल मोमेंटम बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। 2 into 6 that is 12 jk। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, कितना है, 2 into 8 16
आई के केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है ये, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 12 जेके माइनस 16 आई के। और ये तो वेक्टर हो गया भाई। अच्छा वेक्टर तो होता है, हमें तो पूछा गया है मैग्नीट्यूड, सो 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होल नंबर इज 20 केजी मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर कैसे डिपेंड नहीं किया, 2 केजी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, 6 8 के ऊपर डिपेंड नहीं किया। तो आप बोलते थे नहीं करेगा। अरे नहीं कर रहा है, तुमको लग रहा है कि कर रहा है। सर लग रहा है कर रहा है और नहीं करेगा, ये क्या बात हुआ। रुको रुको रुको, सबर करो, बात पे भरोसा रखो। हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो कुछ बोल रहे हैं, ये नहीं डिपेंड करेगा। एनीवे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। चलो हम देते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, चलो मानते हैं कि ये कोई एक बॉल था, कोई बॉल ऐसे आया, मान लो कि ये 5 केजी का बॉल है, 8 मीटर पर सेकंड में आया, दीवार को मारा ऐसे और वापस गया ऐसे। कितना स्पीड में वापस गया, वापस गया 6 मीटर पर सेकंड में। फाइंड डेल्टा पी मैग्नीट्यूड, डेल्टा पी मैग्नीट्यूड। ओहो चलो ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या है, 5 केजी था, 5 इंटू 6 30 आई केजी मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 5 इंटू 8 40 आई केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा ऐसा तो चेंज इन मोमेंटम, ये पहला वाला का जो 40 था इधर को था, विल राइट माइनस, सो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 30 माइनस 40 इज 70 केजी मीटर पर सेकेंड। सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आई के और ये भी आई के केजी मीटर पर सेकेंड, तो क्या मिला, चेंज इन मोमेंटम हो गया दिस प्लस दिस, 30 प्लस 40 हो गया, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, हियर नंबर वन का सॉल्यूशन का नंबर वन में दिया है कार और ट्रक दोनों का मोमेंटम बराबर है, काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m और मास फॉर कार इज लेस देन मास फॉर ट्रक। ऑब्वियस है जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का p बराबर है, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी फॉर कार इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रक। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन तो पनीर जैसा सिंपल है, बस मुंह में दबाव हो गया। क्या है, 50 ग्राम का बुलेट है, मास 50 ग्राम। अच्छा तो केजी में कन्वर्ट कर दिए, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर आपको करना था एमकेएस सिस्टम में, और इसको कैसे करते हैं, 90 इंटू 5/18 इज 25 मीटर पर सेकेंड। आप मोमेंटम में नहीं निकालूंगा, आप लोग निकाल सकते हो। बीट नंबर 3, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट मास इज चेंजिंग इट्स मोमेंटम विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, मोमेंटम बदल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा, नहीं। सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, तो आप क्या कहोगे,
काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, कभी ऐसा है, मोमेंटम बदल रहा है। सो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, उसका काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है बट मोमेंटम बदल रहा है। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी बदल रहा है और मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तीसरा केस में काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है और मोमेंटम नहीं बदल रहा है। अरे काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा, मास तो नहीं बदलता है, स्पीड बदल जाएगा। स्पीड बदल जाएगा तो फिर मोमेंटम कैसे नहीं बदलेगा? मोमेंटम हैज टू चेंज, सो यू विल सी द मोमेंटम विल चेंज। तो नंबर 3 का जो फर्स्ट ऑप्शन था वो ट्रू है, सेकंड ऑप्शन फॉल्स। तो ऑप्शन 1 हुआ ट्रू, सेकंड ऑप्शन हुआ फॉल्स। ऐसा नहीं हो सकता है। आ गया नंबर 4। नंबर 4 में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? आपको करना क्या है? निकालना है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम और फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ए का, बी का, सी का, तीनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है mu i कैप, mu i कैप, mu i कैप। ए का फाइनल मोमेंटम mu/2 i कैप, बी का फाइनल मोमेंटम 0, सी का फाइनल मोमेंटम -mu/2 i कैप। Why minus? Because it is opposite. And in each case, you find change in momentum is final momentum minus initial momentum. तो सबसे ज्यादा मिलेगा इनके सब सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ? 3 था। 3 में क्या आंसर हुआ? ट्रू, फॉल्स। और 4 में क्या है? डेल्टा पी इज मैक्सिमम फॉर सी। किसके लिए मिनिमम? फॉर ए। करना क्या है? ये टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ए का फाइनल मोमेंटम mu/2 i कैप, बी का फाइनल मोमेंटम 0 रुक गया, सी का फाइनल मोमेंटम -mu/2 i कैप, क्योंकि उल्टा जा रहा है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे, सबसे ज्यादा आएगा इनके सब सी, है ना। और कितना आएगा बताओ इनके सब सी फाइनल चेंज इन मोमेंटम? -mu/2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mu आएगा -3mu/2 i कैप। मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3mu/2। आप अगर निकालोगे चेंज इन मोमेंटम इसका आएगा ये, और इसका कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, इसका आएगा mu, और इसका कितना आएगा? इसका यहाँ आएगा mu में गया mu/2, इसका आएगा mu/2। निकाल के देखो, तीनों का चेंज इन मोमेंटम से सबसे ज्यादा हुआ सी का, सबसे कम हुआ ए का। ओके।